नमस्कार। आज मैं निधि केतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए, जिसके अंतर्गत हम इकाई 4 पारिवारिक संसाधनों का प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 33 पाठ 33 के अंतर्गत हमने उपभोक्ता संरक्षण एवं सहायता का अध्ययन करना है। इसमें हम इसको 2 भागों में विभाजित किया है। उपभोक्ता संरक्षण, जो कि हमने भाग 1 में अध्याय का अध्ययन कर लिया था कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे खरीदना चाहिए, कौन कौन से उसके अधिनियम है जिनके अंतर्गत हम अपना बचाव कर सकते हैं। फिर भाग 2 में हमने उसके अभ्यास प्रश्न कर लिए थे। अब हम भाग 3 में उपभोक्ता संरक्षण एवं सहायता के अंतर्गत उपभोक्ता सहायता का अध्ययन करेंगे। इस सहायता के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं जो हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आप और हम दोनों ही उपभोक्ता हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी चीज़ का उपभोग ना कर रहा हो, अपितु चाहे वो किसी चीज़ का विक्रेता ही क्यों ना हो, लेकिन किसी ना किसी चीज़ का क्रय ज़रूर कर रहा होगा। तो एक रूप में वो विक्रेता है और दूसरे रूप में वो उपभोक्ता है। तो उसको भी उपभोक्ता सहायता के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना है और कौन कौन से बिंदु हमारे को सहायता प्रदान करते हैं, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। वे सभी स्रोत जो उपभोक्ताओं को वस्तुएं एवं सेवाओं की बुद्धिमत्ता क्रय करने के तथा साथ ही उन्हें निर्माताओं, दुकानदारों और द्वारा शोषण से बचाते हैं, उन्हें उपभोक्ता सहायता कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता सहायता कहलाता है। मुख्यतः उपभोक्ता सहायता के अंतर्गत कुछ बिंदु और पॉइंट आते हैं जिनका हमें पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका उपयोग कर सकें और अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें। उसके अंतर्गत पहला आता है लेबल। जो भी आपके प्रोडक्ट पे, जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं, उसके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है। इसका अपन पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। उस लेबल को पढ़ना आना चाहिए। मानक, हर चीज़ के अंतर्गत सरकार ने हमारे बचाव के लिए मानक चिन्ह तय करे गए हैं। अगर उन उत्पादों पे वो मानक चिन्ह लगे हुए हैं, इसका मतलब वो गवर्नमेंट से टेस्टेड एंड वेरीफाइड है और हमारे लिए सुरक्षित है खरीदना। तीसरा है विज्ञापन। जैसा कि विज्ञापन एक ऐसी दो धारी तलवार है कि जो हमारा फ़ायदा भी करती है और नुकसान भी करती है। अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता से उसका उपयोग करते हैं तो वो हमारा फ़ायदा करेगी, और हम अगर नादानी से हर विज्ञापन की कही बात पे पानी की तरह बहता चले जाएंगे तो वो हमारा नुकसान भी कर सकती है। इसलिए विज्ञापन को हम दोहरी तलवार कहते हैं और हमको अपनी साइड से, बुद्धिमत्ता से सब चीज़ों का इवैल्यूएशन करके उसका उपयोग करना चाहिए जैसे हमें फ़ायदेमंद हो। फिर आती है प्रतिस्पर्धा। अगर कोई किसी चीज़ की मोनोपोली कर लेगा कि सिर्फ मार्केट में मेरे पास ही वो चीज़ उपलब्ध है, तो वो उसका साम्राज्य हो जाएगा। वो जिस कॉस्ट पे बेचना चाहेगा उस कॉस्ट पे बेचेगा, हमको खरीदनी पड़ेगी। किंतु अगर प्रतिस्पर्धा होगी, अगर हमको एक शैम्पू खरीदना है, जैसा मैंने कहा था पहले भी, और उसके बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, तो कोई भी एक शैम्पू का ब्रांड या कंपनी अपना साम्राज्य नहीं बिठा सकती, अपनी कॉस्ट हम पे थोप नहीं सकती, क्योंकि उसी की कंपैरिजन में दूसरी कंपनी हमें कम कीमत पे वही चीज़ उपलब्ध करवा देती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत हमारा ही फ़ायदा है कि हमें कम कॉस्ट में अच्छी चीज़ उपलब्ध करवाई जाती है। उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं अधिनियम, इसके अंतर्गत सरकार ने हमारे बचाव के लिए, संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून, बहुत सारे अधिनियम तय करे हैं, जिनको हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर कभी हमारे संग कोई ठगी हो जाती है या दोषपूर्ण चीज़ का क्रय कर लिया जाता है, तो हम उपभोक्ता मंच और उपभोक्ता कोर्ट के अंतर्गत हम हमारे ठगे हुए चीज़ को हम अपना पूरा क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, उनसे मुआवजा ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हमें ये चाहिए कि हम इन सब बिंदुओं को जानें और इसको किस प्रकार हम हमारी सहायता के लिए उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले अपन पढ़ने जाते हैं लेबल।
कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो खाने की सामग्री हो, चाहे वो पहनने की सामग्री हो, चाहे वो बिजली का उत्पाद हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है। उस लेबल के अंतर्गत हमको सारी सूचनाएं प्रदान करी जाती है कि वो कब बनी थी, कब तक अच्छे उपयोग में आती है, क्या क्या उसमें मिलाया गया है, कैसे कैसे उसकी केयर करनी चाहिए और वो क्या क्या नुकसान और फ़ायदे देती है। क्योंकि मनुष्य के रहन सहन में आए परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्तियों ने बाजार में तैयार बिकने वाले चाहे खाद्य पदार्थ हो चाहे कोई भी पदार्थ हो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनकी क्रय और विक्रय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अंतर्गत विक्रेता अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से इन पदार्थों में मिलावट करने के लिए प्रेरित हुए अथवा घटिया किस्म का माल उच्च दाम बेचने लगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें लेबल पढ़ना आना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने मिलाई है और क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी मात्रा में उसमें उपलब्ध है। खराब माल से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। परिणाम स्वरूप सरकार ने बाजार में बेची जाने वाली सभी वस्तुएं जिन्हें पैकेट में बंद किया जाता है पर लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिस पर वस्तु का पूरा विवरण जैसे मूल्य, मात्रा, साथ ही उपभोक्ता को यह उचित कर दिया जाता है कि वह जिसमें भी घटिया किस्म की वस्तुओं से बच सके। इस प्रकार लेबल उपभोक्ता को इस सहायता साधन के रूप में संरक्षण प्रदान करता है कि किसी भी प्रकार का किसी भी पदार्थ, चाहे डब्बा हो, शीशी हो, ट्यूब हो या अथवा पैकेट आदि पर अंकित विवरण को लेबल कहते हैं। लेबल पर दिए गए विवरण ऐसे होने चाहिए कि वे मिटे नहीं। लेबल लगाने से प्रमुख लाभ यह है कि उपभोक्ता को पैकेट में रखे पदार्थों के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने कहा MRP की मैक्सिमम, इसको कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फिर होता है उसमें क्या क्या मिला हुआ है, बेस्ट बिफोर। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपके लेबल पे मार्क्ड होती है। हम उसका पूरा लिस्ट का चयन करते हैं। इस देखिए लेबल पे क्या क्या होता है। वस्तु का नाम, ये क्या चीज़ है हम देखेंगे। वस्तु का नाम, पदार्थ बनाने में प्रयोग की गई सामग्री का विवरण, ये जो चीज़ दिख रही है उसमें क्या क्या सामग्री का उपयोग हुआ है उसके बारे में लिखा है। प्रयोग में लाए गए प्रमुख पदार्थों के चित्र, इसमें हनी है। पदार्थ को तैयार करते समय उपयोग लिए गए रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रंग, सुगंध आदि का विवरण ये इस जगह दिया हुआ होता है आपको। फिर आपका होता है ब्रांड का नेम, ये देखिए डाबर ब्रांड का नेम है, चीज़ है हनी। व्यापारिक चिन्ह, डाबर का व्यापारिक चिन्ह है यही है और ये रहा व्यापारिक चिन्ह जो डाबर का एक पेड़ बना हुआ होता है। फिर आपका आता है तैयार पदार्थ का कुल भार। आपका कुल भार यहाँ पे आपका आ गया, कितना है इसका कुल भार, ये 1 लीटर आ गया। वनस्पतिक तेल, LPG गैस, गुलाब जामुन, रसगुल्ले के बाट तथा वार्निश, औद्योगिक डीजल, ईंधन के लिए आयतन की उपयोग इकाई उपयोग में ली जाए। खाद्य तेल का भाव लीटर के में बताकर ग्राहक को भ्रमित किया जा सकता है, जबकि यह वजन ग्राम किलोग्राम पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 लीटर ही लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही रेट लिखी हुई है। निर्माता का नाम व पता, ये देखिए निर्माता का नाम आप इस जगह देख सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चर एंड पैक्ड एंड ये सब आपका नाम व पता लिखा हुआ होता है। फिर होता है प्रमाणीकरण की मोहर, ISI मार्क, एग मार्क, FPO तथा रजिस्ट्रेशन नंबर। ये देखिए ये FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मार्क है। उसके नीचे ही आपका लाइसेंस नंबर भी दिया गया है, क्योंकि एग मार्क और FPO के अंतर्गत अपन FSSAI को भी उपयोग में ले सकते हैं। ये सबका सम्मिलित एक मार्क माना जाता है। निर्माण एवं उपयोग की अंतिम तिथि, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है और उसके ऊपर उसकी बेस्ट बिफोर लिखा हुआ होता है। पदार्थ का लाइसेंस नंबर, बैच नंबर तथा कोड आपका यहाँ पे ये देखिए जहाँ कॉस्टिंग लिखी हुई होती है वो पदार्थ का बैच नंबर व कोड लिखा हुआ होता है। प्रयोग में लेने एवं सुरक्षित रखने के निर्देश, ये आपको यहाँ पे निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरह से का उपयोग किया जाता है। अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित, ये MRP के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका MRP ये लिखा हुआ MRP। फिर आपका आता है चेतावनी, यदि कोई है बच्चों से दूर रखिए, आंखों से दूर रखिए। ये यहाँ पे आपको
डिस्पोजेबल का दिखा है और यहीं पे आपको चेतावनी भी अगर कोई होती है तो लिखी हुई होती है। इस तरीके से आपको पूर्ण रूप से लेबल पढ़ना आना चाहिए। और दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि ये सब पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोटबुक करें, लिखें, क्योंकि यही चीज़ आपके प्रैक्टिकल में भी पूछी जाती है और आपका एक प्रैक्टिकल है कि एक संपूर्ण जानकारी के साथ लेबल का निर्माण करें। तो अगर आप इस चैप्टर के अंतर्गत यहीं पे पूरा लेबल पढ़ना जान लेंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकल में भी आप उस लेबल का निर्माण कर सकेंगे और आराम से लिख सकेंगे। मांसाहारी उत्पाद या उसे किसी भी और उत्पाद में मिलाने पर लाल रंग ये नॉनवेज का होता है, ये वेजिटेरियन का होता है और ये एग का होता है। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में सिर्फ अंडा मिलाया जाता है तो उसका भूरा रंग होता है। लाल रंग अगर उसमें नॉनवेज है और बिल्कुल शाकाहारी है तो हरा रंग होता है। ये किसी भी खाद्य पदार्थ पे पीछे या आगे कहीं पे भी लगा हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार शाकाहारी उपभोक्ता पर शाकाहारी वस्तुओं पर प्रमुख रंग हरा और अंडे वालों पे भूरा होता है। लेबल संबंधी सुरक्षा निश्चित करने हेतु सरकार ने डिब्बाबंद वस्तु पैक्ड कम्युनिटी एक्ट 1977 अधिनियम जारी किया, जिसके बारे में हम अलग अध्याय में पढ़ेंगे। अधिनियम और कानून के अंतर्गत अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, मानक। मानक चिन्ह वह होते हैं जो सरकार ने हमको प्रस्तावित करे हैं, जैसे कि एगमार्क, FSSAI, FPO, ISI। ये सब मानक चिन्ह हैं जो सरकार ने हमें बताए हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ या बिजली के पदार्थ या कोई भी पदार्थ हम बाज़ार से उपभोग कर रहे हैं उस पर कोई ना कोई मानक चिन्ह लगा हुआ होता है उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। और जैसे मैंने कहा FPO, ISI, एगमार्क या FSSAI, तो इन दोनों की जगह तो हम सिर्फ ये भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ISI तो बिजली के पदार्थों पे, बिस्कुट पे, इन पे जगह जगह लगी हुई होती है, उसका हम जानते हैं। और इनका मार्क होने का मतलब है कि ये सभी पैरामीटर्स पे टेस्टेड एंड वेरीफाइड है और ये हमारे उपभोग करने के लिए सुरक्षित है, चाहे वो बिजली का उपकरण हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, कोई भी हो। इसको समय समय पर टेस्ट किया जाता है विभिन्न लेबोरेटरी में के अंतर्गत। मार्केट में आने के बाद सैंपल्स लिए जाते हैं और देखा जाता है कि जो पहले टेस्ट किया गया है वो और बाद में जो टेस्ट किया गया है उसकी क्वालिटी समान हो, कोई भिन्नता ना हो, और फिर उनको लाइसेंस नंबर दिया जाता है। और अगर कोई डिफरेंस पाया जाता है तो उनकी मान्यता रद्द करके उनका लाइसेंस नंबर रद्द कर दिया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं में बढ़ती मिलावट के कारण जनता पर होने वाले कुप्रभावों से बचने के लिए यह जरूरी है कि बाजार में बिकने वाले पदार्थों का प्रमाणीकरण किया जाए ताकि उनकी किस्म को नियंत्रित किया जा सके। प्रमाणीकरण की योजना स्वैच्छिक है, जो कि उत्पादक अपने उत्पाद पर लगाना चाहता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बढ़ाना चाहता है तो ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। लेकिन कई उत्पादों को जो भी आम जनता हेतु उपयोग में लाए जाते हैं तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध होते हैं, प्रमाणीकृत करना अनिवार्य है। जैसे कि बिजली का उपकरण, जैसे कि खाद्य सामग्री, इनमें प्रमाणीकरण करवाना अत्यधिक अनिवार्य है, अन्यथा आप मार्केट में उन्हें बेच नहीं सकते हो। उपभोक्ता के हित की सुरक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने 17,000 से अधिक मानक बनाए हैं और 134 वस्तुएं अनिवार्य मानकीकरण के दायरे में आती है, जिन्हें बिना ISI मार्क के नहीं बेची जा सकती। आमतौर पर यह कहा जाता है कि मानक उत्पादक द्वारा ही उपभोक्ता की रक्षा होती है। वर्तमान में हमारे को ISI, FPO, एगमार्क और FSSAI इनका उपयोग में लिया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न हमारी उपभोग की वस्तुओं का विभाजितकरण हुआ है और उनका अपन उपयोग करते हैं। ISI मार्क, यह मार्क भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किया गया है। ISI का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये संस्था एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो विभिन्न पदार्थों की किस्म बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के सहयोग से इन पदार्थों के लिए समय समय पर अपने मापदंड बनाए जाते हैं। यह ब्यूरो
इन मापदंडों को निर्धारित करते समय पदार्थ के बाह्य रंग, रूप, संरचना आदि से साथ साथ उनमें उपस्थित घटकों एवं तत्वों का भी एक निश्चित स्तर पर निर्धारित करती है। इस प्रचलित मार्ग को प्रयोग में लाने हेतु संस्था उत्पादक को लाइसेंस देता है, लाइसेंस लेना होता है। इस योजना के अंतर्गत वस्तु के पूरे उत्पाद की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है हर लेवल पे, चाहे वो कुकर का फॉर्मेशन हो, चाहे शीट हो, चाहे उसका हैंडल लगाना हो या सीटी लगाना हो या सेफ्टी वॉल लगाना हो। एक उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ, उसको हर लेवल पे कंट्रोल किया जाता है और कौन सा पदार्थ या कौन सा मटेरियल उसके उपयोग में लिया जाता है उसका ध्यान रखा जाता है। वस्तु की गुणवत्ता, उसमें उपयोग में आने वाले कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक हर लेवल पर ध्यान दिया जाता है कि स्टैंडर्ड और क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। इसका अत्यधिक ध्यान देना आवश्यक हो जाता है और देने के बाद ही आईएसआई मार्क आपको मिलता है। ये संस्था किसी भी फर्म को लाइसेंस तब देता है जब उस पर यह विश्वास हो जाता है कि फर्म उसके हुए निर्धारित मापदंडों पर सदैव पालन करेगी तथा अपनी वस्तु की किस्म हमेशा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही तैयार करेगी। भारतीय मानक ब्यूरो आईएसआई मार्क वाली वस्तुओं का समय समय पर परीक्षण भी करा जाता है कि कहीं कोई स्टैंडर्ड या क्वालिटी में डिफरेंस तो नहीं आ गया, कहीं उसको निम्न स्तर का तो नहीं कर दिया गया। इन चीज़ों के चलते हुए मार्केट से भी सैंपल लिया जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है। प्रशिक्षण वस्तु के निर्माण के समय तथा बाजार में बेचते समय नमूने लेकर किए जाते हैं। इस मार्क के प्रचलन के साथ ही यह भी पाया गया है कि कई उत्पादक अपने उत्पादों पर इस चिन्ह को गलत ढंग से उपयोग कर बाजार में वस्तुओं को बेच रहे हैं तथा उपभोक्ता को ठग रहे हैं। अतः उपभोक्ताओं को इस चिन्ह के प्रति जागरूक एवं सजग रहने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले वाले पाठों में भी बताया था कि आपको भ्रमित करने के लिए कॉपी नाम या भ्रमित नाम, ब्रांड नेम उपयोग किया जाता है, उसी तरह भ्रमित आपके मानक चिन्ह भी उपयोग में लिए जाते हैं। इसलिए आपको इसके लिए ध्यान देना है कि आईएसआई क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए और उसके नीचे लाइसेंस नंबर होना अत्यधिक आवश्यक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके नीचे लाइसेंस नंबर नहीं है, इसका मतलब वो आईएसआई मार्क्ड नहीं है। तो ये आपको अपनी बुद्धिमत्ता से सुनिश्चित करना है कि जो आप मार्क देख रहे हैं उसके नीचे भी आप पूर्ण रूप से सूचना देख रहे हैं या नहीं। कई व्यापारी इस चिन्ह का गलत उपयोग करके चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तुओं पर किया जाता है जो निर्धारित मापदंडों के अनुकूल बनाई जाती है। चिन्ह का बिना लाइसेंस के प्रयोग में लेते हैं। इस चिन्ह पर एक लाइसेंस नंबर का प्रयोग होता है जो व्यापारी नहीं लिखता है। ये देखिए आईएस और ये लाइसेंस नंबर एल लिखा हुआ है, ये लाइसेंस नंबर होता है। इस चिन्ह की हूबहू नकल करते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर लाइसेंस नंबर नहीं है तो वो मानक ब्यूरो से अब मानक चिन्ह प्रदत्त नहीं है। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि लाइसेंस नंबर ज़रूर देखें। आईएसआई मार्क के नाम पर भ्रम फैलाते हैं, उपभोक्ता को झूठा बोलते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो के तहत लाइसेंस धारक हैं। आईएसआई का चिन्ह खाद्य पदार्थों, आटा, नमक, बिस्कुट, बिजली के उपकरणों, पानी गर्म करने के उपकरण, बल्ब, ट्यूबलाइट, आपका हेलमेट, पाठ्य सामग्री, पेन, पेंसिल, स्याही आदि पर प्राय आपको दिख जाएगा। सामान्यतः आईएसआई मार्क ज़्यादातर बिजली के उपकरणों में या हेलमेट में या गाड़ियों पे या आपके गैस स्टोव, इन पे ज़्यादा प्रदत्त दिखाई देता है वनस्पत आपके खाद्य सामग्रियों के अंतर्गत। आइए और देखते हैं एग मार्क। जैसा कि मैंने इसको कहा एग मार्क, एजी मार्क, ये जो एजी है वो एग्रीकल्चर से स्टैंड करता है और एग्रीकल्चर को डोनेट करता है। एग्रीकल्चर का एजी लिया हुआ, इसका मतलब जो भी खाद्य पदार्थ हमको खेती से प्राप्त होते हैं उन खाद्य पदार्थों पर ही एग मार्क लगाया जाता है। अन्यथा अगर किसी और चीज़ पे एग मार्क लगा हुआ है तो वो पूर्ण रूप से गलत है और आपको भ्रमित किया जा रहा है। अगर किसी भी घी पे एग मार्क है तो वो गलत चिन्ह है, इसका मतलब वो बिल्कुल ही गलत है। उसने कोई लाइसेंस, कोई स्टैंडर्ड, कोई भी क्वालिटी मेंटेन नहीं करी गई है, क्योंकि घी
किसी भी कीमत पे खेती से नहीं प्राप्त होता। एगमार्क के मापदंड बनाते समय खाद्य पदार्थों के रंग, रूप, संरचना, वर्णन एवं किस्म आदि के आधार पर इनकी वर्गीकृत किया जाता है। अति उत्तम, अच्छा एवं सामान्य किस्म के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया जाता है। जिस प्रकार प्रत्येक उत्पादक को आईएसआई जैसी मोहर लगवाना अनिवार्य है, उसी प्रकार एगमार्क का चिन्ह लगवाना भी ऐच्छिक होता है। प्राकृतिक एवं निर्मित वस्तुओं को भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं के आधार पर व्यापारियों को लाइसेंस दिया जाता है। समय समय पर वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है तथा दोषी व्यापारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। जैसा कि आईएसआई मार्क में भी समय समय पर मार्केट से सैंपल लिया जाता है और कंपनी से भी सैंपल लिया जाता है और दोनों जगह के सैंपल्स को कंपेयर किया जाता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, मेंटेन्ड है कि नहीं है, और नहीं तो उनका एगमार्क लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। अब आप आता है एफपीओ। इसका फुल फॉर्म है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ये सामान्यतः जैम, जेली, शरबत इन चीज़ों पर लगाए जाते हैं जो भी फल सब्जी को प्रोसेस करने के बाद हमें प्राप्त होते हैं, चाहे अचार हो, जैम हो, जेली हो, शरबत हो, सॉस हो, उन्हीं सभी पर एफपीओ मार्क लगाया जाता है। उनके अंतर्गत इनको फूड प्रोडक्ट ऑर्डर बोला जाता है क्योंकि उनका प्रोसेस चल रहा है और उनको किसी न किसी कुकिंग के अंतर्गत प्रिजर्व किया जाता है। एफपीओ वस्तुओं की पैदावार से लेकर बिक्री होने तक न्यूनतम मापदंडों को निर्धारित करता है। यह चिन्ह आपके अचार, मुरब्बे, सॉस, जैम, जेली, चटनी, शरबत इत्यादियों पर लगाया जाता है। इस प्रकार हमने 3 मानकों के बारे में ज्ञान अर्जित किया। मानकों तो उत्पादक उपभोक्ता के हितों की रक्षा होती है, उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा होता है, उन्हें अपने धन का पूरा लाभ मिलता है। हमें गुणवत्ता के प्रतीक उपरोक्त मुहर लगे उत्पादक ही खरीदने चाहिए, चाहे वो एफपी हो, आईएसआई हो, एगमार्क हो, या ये डस्टबिन में डालने का है, ये रिसाइकिल का है, ये रिसाइकिल का है, ये आपका वेजिटेरियन का है, ये आपके एग का है, ये आपको डेंजर जोन का है, ये आपका एफएसएसआई आ गया, ये आपके सिल्क मार्क आपके कपड़ों पे लगा हुआ होता है। ये विभिन्न प्रकार के आपके मार्क्स हैं जिनका आपने मानक के बारे में जाना, और ये खाद्य पदार्थों पे या किसी भी पदार्थ पे जो हम उपभोग करें उन पे लगा हुआ होना चाहिए, और इनके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि जो भी मानक चिन्ह लगा हुआ है उसके नीचे हर कीमत पे कोई ना कोई लाइसेंस नंबर ज़रूर होगा। आइए अब देखते हैं हम दूसरा पॉइंट, विज्ञापन, जिसको हमने कहा था दोहरी तलवार। ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, विक्रेता और उपभोक्ता के लिए, क्योंकि विक्रेता अपने सामान के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को एक बार में बता सकता है, चाहे वो मैगज़ीन में हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे होर्डिंग हो, चाहे टीवी में हो, रेडियो में हो, या किसी भी पत्रिकाएं द्वारा इसको प्रकाशित करता है और एक मास लोगों को एक बार में उस नए उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्यों कोई भी औद्योगिक संस्थान आज के युग में बिना विज्ञापन का सहारा लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ नहीं है। विज्ञापन वह माध्यम है जिसके द्वारा निर्माता अपने उत्पादों के बारे में उत्पादकों या उपभोक्ताओं को विस्तार से जानकारी प्रदान कर देता है। उत्पादक उपभोक्ताओं से मीलों दूर रहते हैं तथा उसके साथ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखते, लेकिन आज ऐड से हम हर चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं और दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और जो ऐड में कहा जा रहा है वो वास्तव में उस चीज़ पे एप्लीकेबल होता भी है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूर, क्योंकि आजकल बढ़ती स्पर्धा के अंतर्गत वो अपनी अच्छाइयाँ गिनाते हैं और दूसरे की बुराइयाँ बताते हैं, चाहे वो कोई सा भी विज्ञापन हो। तो हमें हर विज्ञापन को ध्यान से देखें, अगर किसी की बुराई बता रहे तो उसके बारे में भी सुने और उसकी अच्छाई के बारे में भी सुने, और ये खुद निश्चित करें कि उसमें सत्यता और बेस लेवल पे क्या क्या गुण और दोष उपलब्ध है या कितना हमें पेमेंट करके उसका उपयोग करना है। तो इसके अंतर्गत विज्ञापन का हमको बहुत ही बुद्धिमत्ता से उपयोग करना चाहिए, जैसे हम चीज़ों का अच्छे से क्रय
कर सके। ऐसी स्थिति में सबसे सरल माध्यम विज्ञापन ही है, जिसकी वजह से वह अपने उपभोक्ताओं के बीच संपर्क रखता है। अतः विज्ञापन बिक्री बढ़ाने हेतु एक औजार के रूप में कार्य करता है, जो उत्पादक के काम को आसान करने में मदद करता है, साथ ही उपभोक्ता को संरक्षण हेतु सहायता भी प्रदान करता है और सबके बारे में जानकारी प्रदान करता है। आइए अब हम सहायता के और चिन्हों के बारे में जानें, जिसमें बिंदु है विज्ञापन कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमने लेबल में जाना कि लेबल के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु होने चाहिए और क्या क्या उसमें मेंशन होना चाहिए। मानक के अंतर्गत हमने जाना कौन कौन से मानक चिन्ह होते हैं और कौन कौन से उत्पादकों पे कौन से मानक चिन्ह उपयोग में लिए जाते हैं। वैसे ही हम ये जाने कि विज्ञापन कैसा होना चाहिए, उसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु कवर होने चाहिए, उसके बारे में जाने। वस्तु के मूल्य, गुण, सेवा, निर्माण विधि आदि दर्शाने वाला हो, उत्पादकों का विशिष्ट नाम व प्रमाणीकरण हेतु ट्रेडमार्क को दर्शाता हो, विज्ञापन हेतु उपयोग में लाई गई सामग्री अर्थात माध्यम, भाषा, चित्र, मौसम, समय आदि वस्तु के अनुकूल हो, उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ हो, विज्ञापन के संदेश उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले, आसानी से समझने योग्य और विश्वसनीय हो, जो कि बेस लेवल पे फैक्टर लिए हुए, तथ्य लिए हुए हों, हवा में उड़ने वाले ना हो। प्रत्येक विज्ञापन माध्यम के लाभ एवं हानियां होती है। उदाहरण के लिए टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन अधिक लुभावने होते हैं, तो समाचार पत्रों में विज्ञापन उतने प्रभावित नहीं करते तथा टीवी पर विज्ञापन क्षणिक होते हैं, तो पत्र पत्रिकाओं पर लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो हर एक जगह विज्ञापन को प्रसारण करने का अपना खुद का एक फ़ायदा और नुकसान है, और सभी का अपने को उपयोग करके अपने उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना चाहिए। फिर आपका आता है कुछ प्रचलित विज्ञापन के माध्यम निम्न है: समाचार पत्र पत्रिकाएं, प्रतिपन्न, पोस्टर, चार्ट, होर्डिंग, रेडियो, लाउडस्पीकर, दूरदर्शन, सिनेमाघर, प्रदर्शनियां, सेल, मेले, टीवी इत्यादि, जिसके अंतर्गत विभिन्न पोस्टर्स या विभिन्न ऐड प्रदर्शित किए जाते हैं। एक अच्छा विज्ञापन उपभोक्ता को सही जानकारी देता है। भ्रामक विज्ञापन हानिकारक होता है। ये आवश्यक नहीं है कि वस्तु का विज्ञापन जितना आकर्षक हो, वो चीज़ भी उतनी सुंदर और उतनी उपयोगी सिद्ध हो। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप उस विज्ञापन को किस तरह लेते हैं। वस्तु भी उतनी ही अच्छी होगी। सुंदर पैकिंग में वस्तु खराब भी हो सकती है और साधारण पैकिंग में वस्तु अच्छी भी हो सकती है। तो ये आप पर निर्भर करता है पूर्ण रूप से। आप कैसे पहचानेंगे कि विज्ञापन भ्रमित करने वाला है या नहीं, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग लेने की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जब विज्ञापन उपभोक्ताओं के मनोवैज्ञानिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, जैसे टूथपेस्ट से आपके मोती जैसे दांत चमक जाएंगे, शैम्पू से आपके लंबे बाल हो जाएंगे, या कोई भी ड्रिंकिंग चॉकलेट या ड्रिंक पाउडर जो मिल्क में मिलाया जाता है, उसको पीने से आपको एकदम से बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाएगी और आप एकदम लंबे हो जाएंगे, ये सभी आपके भावनाओं के से खिलवाड़ होता है। तो इसका ध्यान आपको अत्यधिक आवश्यक रखना पड़ता है कि उसमें सामान्यतः ऐसी कौन सी चीज़ है जो अचानक से आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव ला देगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एक दिन में आपको मोती जैसे दांत चमका दे या लंबा कर दे या बालों को सही कर दे। ये सब भ्रमित करने वाले विज्ञापन हैं। तो आपको इस समय अपने विवेकपूर्ण तरीके से सोचना है, समझना है, और आपको मनोवैज्ञानिक दबाव द्वारा उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के लिए विवश कर देता है, तब भी विज्ञापन भ्रामक कहलाता है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है और इसके बारे में पूर्ण जानकारी और अपनी बुद्धिमत्ता से ध्यान देना है। अपने आम तौर पर यह पाया होगा कि आजकल विक्रेता अपनी बिक्री बढ़ाने हेतु ज़्यादातर उत्पादों के विज्ञापन में दर्शाता है कि इस उत्पाद के साथ एक अन्य उत्पाद फ्री, कभी चाय के संग डब्बा फ्री, कभी चाय के संग जैम फ्री, जैम के संग सॉस फ्री। तो वो एक अपने दूसरे उत्पाद का ऐड कर रहा है कि आप एक चीज़ को खरीदोगे और दूसरी चीज़ फ्री पाओगे। वो कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, उसकी भी कॉस्टिंग पहले वाले उत्पाद के अंदर मिली हुई होती है। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता है कि आप क्या करते हैं, उस चीज़ को उपभोग करते हैं, और अगर आपको पसंद आ जाती है तो आप उसके कस्टमर बन जाते हैं। तो ये एक विज्ञापन करने का तरीका होता है। और असल में तो निर्माता पहले अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ा देता है और कोई भी विक्रेता नुकसान देकर आपको चीज़
नहीं बेचेगा। हमेशा ये ध्यान रखना, चाहे वो सेल हो, चाहे बाय वन गेट वन फ्री हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका मूल बेस रेट या तो कम होता है या फिर उसका एमआरपी बढ़ा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको उसका मूल्य भी मिला दिया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यापारी अपने विज्ञापन में इस बात को कहता है कि वह अपने उत्पादों पर कुछ विशेष प्रकार की छूट दे रहा है, 20%, 30%। तो वो कैसे देगा? वो उसकी एमआरपी को पहले ही रेज कर देगा और फिर आपको कुछ 10% या 20% जो भी है फिर आपको डिस्काउंट देगा। तो अगर वो पहले से ही चीज़ आपकी 20 रुपए की है और वो 30 रुपए की कर दी गई है, तो 30 रुपए में आपको 20% डिस्काउंट कितना हुआ? मात्र 6 रुपए। तो भी आपने 24 रुपए में उसको खरीदी, 20 रुपए से तो ज़्यादा ही दिया। तो कोई भी जना आपको डिस्काउंट देके सस्ता नहीं बेचता, वो बल्कि मुनाफा ज़्यादा ही कमाता है। तो ये आपको ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता होनी चाहिए। जब जब आप कोई वस्तु क्रय करें और व्यापारी आपको विज्ञापन में बताए अनुसार वस्तु की गारंटी दे, लेकिन यदि उपभोग करते समय उस वस्तु में कोई दोष या कमी पाए जाए तो आप उसके पास अपनी समस्या लेकर जाएं तो वो सही जवाब ना दे कर सारा दोष आप पर लगाए, तो विज्ञापन भ्रमित है। और ऐसी स्थिति में आपको उन सभी उत्पादकों का पक्का बिल लेना अत्यधिक आवश्यक है। और पक्का बिल रहेगा तो आप कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर मंच पे जाके उसकी शिकायत करके अपना मुआवजा ले सकोगे और क्षति को पूर्ति कर सकोगे। कई विक्रेता अपने लुभावने विज्ञापनों के साथ उत्पाद के बाजार में प्रस्तुत करते हैं तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं: शक्तिशाली, एक्स्ट्रा रिच, एक्स्ट्रा टॉनिक, एक्स्ट्रा चार्जिंग। ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिक सुरक्षा के साथ दुनिया का नंबर 1, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदि उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं। ये भ्रमित विज्ञापन होते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी, नंबर 1, इन सब से कंपैरिजन बड़ा, ये सब भ्रामक विज्ञापन होते हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है और अपना स्वयं विवेक काम में लेना है। यदि हम विज्ञापन के हिसाब से एक वस्तु खरीदें और अब उपभोग में लें तो पाएंगे कि निर्माता ने अपने उत्पाद का कुछ ज़्यादा ही ऊंचा आंकलन कर दिया, जबकि वो सामान्यतः बिल्कुल धरातल पे खड़ा हुआ होता है। यदि आप उपरोक्त किसी भी प्रकार की नीति से ग्रसित हो जाएं तो आप इसकी शिकायत भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई में कर सकते हैं। और अगर वो विज्ञापन भ्रमित और सत्यता के आधार पर नहीं पाया गया तो उसका प्रोडक्ट और वो ऐड दोनों बैन कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सचेत रह के उसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। आइए अब दूसरा बिंदु देखते हैं, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा या हम कह सकते हैं कंपटीशन। कंपटीशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अंतर्गत हमको काफ़ी अच्छी दाम पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है कम दाम पर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जने उपलब्ध है एक चीज़ को बनाने के लिए। किसी का भी अपना खुद का साम्राज्य नहीं है कि सिर्फ मैं ही मोनोपोली लेके इस चीज़ को बेचूंगा। तो इसके अंतर्गत हर विक्रेता या उत्पादक अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने में लगा हुआ रहता है, उसके गुणों को दर्शाता रहता है और दरों को कम करके अब हमको अच्छा मुनाफा देता है कि कम दर पे हम अच्छी चीज़ का उपभोग कर सकें। और बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स होने के कारण हम सब चीज़ों के अंतर्गत जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो उसका चुनाव कर सकें, जो हमारे लिए सुरक्षित हो, उत्तम गुण वाली वस्तु हो, ताकि उपभोक्ता को उसके उत्पाद से किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे और वह हमेशा उसी के द्वारा सामान खरीदता रहे। अगर कहीं पे भी स्टैंडर्ड में कमी आई या क्वालिटी में कमी आई तो आपका कस्टमर टूट सकता है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। आपने ख़राब किया, दूसरी दुकानदार के पास चले जाएंगे। तो हर दुकानदार चाहता है कि वो बंदा सामान सिर्फ मुझसे ही खरीदे, मेरे ही बनाए हुए वस्तुओं का उपभोग करे या सेवाओं का उपभोग करे। ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयत्न करता है, अपने ग्राहकों को उच्च कोटि की वस्तु देकर हमेशा के लिए नाता जोड़ता है। यही कारण है कि बाज़ार में हम किसी एक दुकान से कभी सामान खरीदते हैं तो वह हमको लुभावने ऐड या स्कीम्स को देख के अपने अंतर्गत ही जोड़ना रहना चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम उसकी बगल वाली दुकान पर से जाकर सामान का क्रय करें और उपभोग करें।
यदि प्रतिस्पर्धा ना होगी तो उत्पादक उपभोक्ताओं के संरक्षण का ध्यान ना रखकर अपने लाभ का अधिकतम ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसे यही अच्छा तरह मालूम है कि यह उत्पाद सिर्फ वही बनाता है तथा इस क्षेत्र में कोई और उत्पादक है ही नहीं, अथवा वह घटिया माल दे या कम तोले या मिलावट करे, उपभोक्ता को उसका माल उससे खरीदना ही पड़ेगा। ये उसकी मजबूरी तय हो जाएगी। यही नहीं, यदि प्रतिस्पर्धा होती है तो यह उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करती है। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि कोई वस्तुएं एवं सेवाओं के दाम आपस में प्रतिस्पर्धा के रहते काफ़ी गिर गए हैं। अर्थात रहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ता को ही मिलता है और विक्रेता को इस तरह से मिलता है कि जितना ज़्यादा वो अपनी गुणवत्ता बढ़ाएगा, उपभोक्ता उसका सामान खरीदेगा, अन्यथा उपभोक्ता दूसरे के पास चला जाता है। इस प्रकार इस अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार विभिन्न मानक, लेबल, विज्ञापन एवं प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं को बुद्धिमत्तापूर्ण क्रय करने में सहायक देता है। उपभोक्ता सहायता हेतु सरकार द्वारा पारित विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं अधिनियम हम अलग से एक अध्याय में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि इस पाठ के अंतर्गत हमने लेबल के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करी। और दोस्तों, मैंने आपसे जो कहा था कि इसको नोटबुक में कॉपी किया, लेबल पढ़ने की कोशिश करी, तो अब आप जो भी सामान खरीदें उसको सिर्फ सामने से ना देखें, पलट के उसके लेबल और उसकी जो भी जानकारी है उसको पूर्ण पढ़ें और देखिए उसमें कौन कौन सी जानकारी नहीं दी गई है उसको जानें, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मानक चिन्हों के बारे में जाना कि कौन कौन से मानक चिन्ह सरकार द्वारा हमारे लिए प्रसारित करे गए हैं और कौन कौन से उत्पादक पे कौन कौन से लगाए जाते हैं जिससे हमारी सुरक्षा हो सकती है। हमने विज्ञापन के बारे में जाना कि विज्ञापन हमें कैसे बचा सकता है और कैसे डुबा सकता है, और प्रतिस्पर्धा के बारे में जाना कि जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी उतना ही ज़्यादा आपका और हमारा फ़ायदा होगा। तो आशा करती हूँ इस पाठ के अंतर्गत आपने पूर्ण रूप से अध्याय का अध्ययन किया है, याद किया है, नोटबुक में कॉपी करा है। अब इसके अगले भाग में मैं अभ्यास प्रश्न लेके प्रस्तुत होती हूँ। जब तक आप पढ़ते रहिए,